नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, विभागों का बंटवारा भी हो चुका है और जैसा कि अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दबाव में आएंगे क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी और जदयू के सहयोग के बिना उनकी सरकार नहीं बनेगी और ऐसा कहा जा रहा था कि विभागों के बंटवारे में इन दोनों दलों को मलाईदार मंत्रालय मिलने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुसार किया और अपने कोर टीम को बरकरार रखा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि इस सरकार से आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं और आम लोगों की ओर से हम पत्रकारों की क्या उम्मीदें हैं। एक बातचीत इस पर भी होगी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। आइए उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। खालिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है आपको मंत्रिमंडल के गठन से क्या संकेत मिला? मंत्रिमंडल के गठन से बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिला कि ये सरकार मजबूर नहीं है। ये संदेश देने की सीधे सीधे कोशिश थी कि कोलिशन गवर्नमेंट हम जरूर चला रहे हैं लेकिन हम मजबूर नहीं हैं। हम जो पिछले मोदी 2.0 में जो सुधार के कार्य कर रहे थे या जो बोल्ड फैसले ले रहे थे, कड़े फैसले ले रहे थे, कड़े निर्णय ले रहे थे, उसे हम जारी रखेंगे। और सहयोगियों का जहां तक सवाल है, उनका सहयोग तो लेंगे ही, परस्पर सहयोग उनका हमको चाहिए, लेकिन हाँ, उनकी जो मांगे हैं उसकी तरफ हम झुकते हुए नहीं देखेंगे। जायज मांगों की बात अपनी अपनी जगह पे है। आज थोड़ा सा भाव आपको सहमति वाला मेरा मिल रहा होगा, उसे अन्यथा ना लें, क्योंकि हम इस वक्त अपेक्षाओं की बात कर रहे हैं कि नई सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। तो इसको इस नजरिए से जब देखते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि ये सरकार मंत्रिमंडल का जो गठन है और विभागों का जो बंटवारा है, उससे जो संकेत सीधे तौर पे निकल कर आ रहे हैं वो यही है कि ये सरकार मजबूर नहीं है। भले ही गठबंधन की सरकार हो, पिछली बार गठबंधन की सरकार थी, लेकिन एक सिंगल पार्टी की जो संख्या थी, ताकत थी, वो बहुत बड़ी थी। तो वो सब फैसले भाजपा के फैसले माने जा रहे थे। इस बार जो फैसले हैं वो एनडीए के फैसले माने जाएंगे। और जो स्पेकुलेशंस हैं, जो लोगों ने एक तरह से उत्सुकता दिखाई कि भाई जदयू जो है, आपने भी जिसकी तरफ इशारा किया कि मलाईदार पोस्ट उनको चाहिए, रेल मंत्रालय उनकी एक मांग थी। जो खबरें निकल कर आई, हम लोगों तक जो खबरें पहुंची, उसके अनुसार रेल मंत्रालय चाहिए। रेल मंत्रालय उन्हें नहीं दिया गया। टीडीपी की मांग थी सड़क परिवहन मंत्रालय उन्हें मिलना चाहिए, नितिन गडकरी वाला जो विभाग है वो उन्हें मिलना चाहिए। ये खबरें भी आई थी, वो उनके पास नहीं गया। तो जो बातें निकल कर आ रही, उससे तो स्पष्ट यही हो रहा है कि सरकार ये संकेत देना चाह रही है, नरेंद्र मोदी ये संकेत देना चाह रहे हैं कि देखिए, बदली हुई परिस्थितियों में हमारी संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन हमारी जो काम करने की जो दृष्टिकोण है, जो शक्ति है, उसमें किसी तरह की कोई बदलाव नहीं होगा और इसकी अपेक्षा भी ना करें। जी खालिद जी, मेरा भी यही कहना था। पिछली चर्चा में भी हमने यही कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो मुख्य सहयोगी हैं शाह जी, वो दोनों बहुत ही चतुर पॉलिटिशियन हैं और उनको दबा पाना इतना सरल नहीं है। और मुझे ऐसी उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा वो लोग दबेंगे नहीं या सप्रेस होके नहीं चलेंगे। बिल्कुल। और उनको ये पता है कि सहयोगी दलों की कमजोर नस को कैसे पकड़ा जाए और उसका फायदा मेरे ख्याल से वो उठा रहे हैं। अब जैसे एक मामला सामने आया है और ऐसी चर्चा है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए जो नाम प्रस्तावित है वो तेलुगु देशम के बहुत ही करीबी चंद्रबाबू नायडू के बहुत ही करीबी का नाम प्रस्तावित है जी। तो मोदी, यदि ऐसा होता है तो ये साफ जाहिर है कि वो बहुत चतुराई से इस मामले को भी हैंडल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो राजनीतिक प्रबंधन है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आज के समय में भारतीय राजनीति में अगर आप देखें तो ये दो नाम जो हैं राजनीति प्रबंधन के पर्याय माने जा सकते हैं कि भाई इनसे बढ़िया प्रबंधन कोई नहीं कर सकता है। तो आप ये देखें कि बदली हुई परिस्थितियों में किस तरह से उन्होंने प्रबंधन किया, कैसे अपने साथ जो है एनडीए के सब सहयोगियों को जोड़े रखा अंतिम तक, और सरकार का गठन भी हो गया, मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया, विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है
और किसी तरह की कोई मतभेद वाली स्थिति अभी नहीं दिख रही है। आगे क्या होगा, फ्यूचर का सवाल तो अपनी जगह पे है और फ्यूचर को लेकर हम लोग अपने वर्तमान को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो वर्तमान में यही दिख रहा है कि ये सरकार अब परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपने जो लोकसभा अध्यक्ष की बात की, तो ये भी चर्चा चल रही थी कि जो सहयोगी दल हैं, खासकर टीडीपी और जदयू, ये लोकसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो भी शायद लेना चाहते हैं, चर्चा चल रही थी। तो इसको भी विराम लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो जो नाम आ रहा है पुंडेश्वरी जी का, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं, एक तो वो महिला हैं, दूसरी वो भाजपा की नेत्री हैं, तीसरी वो आंध्र प्रदेश से आती हैं, यानी साउथ से आती हैं, और चौथा जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि वो तेलुगु देशम पार्टी के जो प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी भी करीबी हैं। तो एक तरह से उनका नाम आगे करके इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3.0 ने एक तरह से साउथ को भी साधने की कोशिश की है। आप देखें कि इस बार फोकस बहुत ज्यादा था साउथ की तरफ, हालांकि कुछ लोगों का आकलन ये भी है कि साउथ की तरफ फोकस चूंकि शिफ्ट हो गया तो नॉर्थ की तरफ यूपी में फोकस कम हो गया, जहां पे नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हाँ, वहां एंट्री जो है, पैन इंडिया एंट्री, किसी भी पार्टी की पैन इंडिया एंट्री जब तक नहीं होगी वो उस ढंग से शक्तिशाली और सामर्थ्यवान नहीं मानी जा सकती है। तो भाजपा की रणनीति यही है कि साउथ को भी हम साधे, पूरी तरह से अपने साथ जोड़े, और उनको ये कहीं एहसास ना हो कि हमारी जो दिल्ली की जो सरकार है उसमें मेरी भागीदारी नहीं है। तो ये जो अध्यक्ष वाली बात आपने कही, उसमें ये पक्ष भी सामने आता है। एक तो महिला का सिलेक्शन हो रहा है, दूसरा साउथ से एक व्यक्ति को लिया जा रहा है, तीसरा वो अपने सहयोगियों को भी कहीं ना कहीं संतुष्ट कर रहे हैं और मौका नहीं दे रहे हैं कि वो उस पर उंगली उठा सके। जी खालिद जी, यही बात हम कह रहे थे। और दूसरी बात हमारी इस पर होगी कि कोर टीम का तो गठन हो गया और कोर टीम में प्रधानमंत्री ने अपने ही लोगों को रखा। अब भाजपा के कोर मुद्दों का क्या होगा जी। सहयोगी दल क्या उन कोर मुद्दों पर साथ देंगे? जैसे कॉमन सिविल कोड है, एनआरसी लाने की भी बात थी, कुछ पे तो साथ है। डेवलपमेंट के मुद्दे पर तो हमको नहीं लगता है कि कोर टीम से कोई इनका बैर होगा, क्योंकि उस पे सभी साथ देंगे। लेकिन स्पेशली कॉमन सिविल कोड और सीएए के बाद एनआरसी लाने की जो योजना थी, या ऐसा कहा जा रहा था, हालांकि पार्टी ने अभी खुल के बात नहीं कही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि एनआरसी भी आएगा। तो आपको लगता है कि कोर मुद्दे बरकरार रह पाएंगे? मुझे नहीं लगता। देखिए, सरकार को परफॉर्म करना है, अपने सुधारवादी कदमों को आगे बढ़ाना है, सेना को आधुनिक बनाना है, सेना की मारक क्षमता को आगे बढ़ाना है, विश्व शक्ति के रूप में जो हम स्थापित हो रहे हैं, अपने को स्थापित कर रहे हैं, 2047 का जो हमने टारगेट लेकर चले हैं, वहां पे आगे चलना है। तो नजरें जो है, दृष्टि वहां रखनी है। अब पॉलिटिक्स के नाते बहुत कुछ होता है, बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो शुद्ध राजनीतिक निर्णय होते हैं, जिनसे बाकी चीजों का संबंध होता नहीं है। जो दिखाया जाता है वो दिखता नहीं है, वो भाषणों तक ही सीमित होती है बातें कि हाँ, इस कदम से ये प्रभाव होगा, समाज पे ये प्रभाव होगा। दरअसल उसका मतलब कुछ और होता है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या चर्चा कर रहा हूं। कुछ जो इश्यूज उठाए जाते हैं, उसका जो कारण होता है वो सीधे सीधे ये होता है कि हमें राजनीति करनी है, इसके नाम पे एक पक्ष को अपने साथ जोड़ना है। उसको सुधारवादी कदमों में मैं शामिल नहीं करता हूं, मैं उसे राजनीतिक निर्णय मानता हूं। लेकिन जो आपने कहा कि हम ये सरकार क्या इन मुद्दों को आगे लेके चलेगी, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा है या फिर एनआरसी सीएए का मुद्दा है। सीएए तो जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है उत्तराखंड, वहां पे ऐसे लागू किया गया है, वहां पे उसकी परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसकी समीक्षा भी होगी कि क्या उसका फायदा होता है, क्या उसके नुकसान होते हैं। बाकी जगहों पे जो कंटेंशियस की इशू है, जहां पे अंतर विरोध की स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि इस सरकार को ये अवसर होगा कि वो उन मुद्दों को उठाए। और दूसरी बात ये होगी कि पिछली बार जब आपने देखा, मैं बराबर चर्चा करता हूं, तो हालांकि आज अधिकतम बिंदुओं पर मेरी सहमति आपसे है, क्योंकि अपेक्षाओं की बात हम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो कंटेंशियस इशू हैं, वहां पे तो विरोध जो है इनका होगा ही, क्योंकि फिर से विशुद्ध राजनीति वहां पे आ जाएगी। इसमें हम आपको फिर से एक बार इंटरप्ट कर रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि जो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा है, कॉमन सिविल कोड को लेकर वामपंथी भी मांग उठाते रहे हैं
ये ठीक है कि वो दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं, दोनों सहमत है कॉमन सिविल कोड को लेके, लेकिन शक दोनों एक दूसरी पार्टियों पर करते हैं। जेडीयू ने भी इसको समीक्षा को के साथ जो है स्वीकार करने की बात कही है कि पहले समीक्षा करेंगे, यदि ठीक लगेगा तो उसको स्वीकार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक कॉमन सहमति क्या बन सकती है कॉमन सिविल कोड पे? मेरा अपना जो प्रश्न है, मेरा अपना है कि मैं इससे सहमत हूँ कि जब देश एक है तो सबके लिए, हमारे सारे जो लोग हैं उनके लिए, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। अलग अलग धर्म के हिसाब से कानून नहीं बनना चाहिए। मेरा कोई किसी, जैसे आमतौर पर इसको कोई एक धर्म विशेष के विरोध से जोड़ के देखा जाता है कि ये कानून आएगा तो एक धर्म विशेष के लोगों का विरोध माना जाएगा। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि एक देश जो है तो उसमें मैं इसके समर्थन में हूं कि एक देश में एक समान शिक्षा और एक समान कानून होना चाहिए, सबके लिए अलग नहीं होना चाहिए। अब ये जरूर है कि इस पर हमको भी शक है कि क्या इसको लेकर वामपंथी और दक्षिणपंथी पार्टियां एक साथ आएंगी, जेडीयू साथ देगी, अन्य साथ देंगे। और दूसरी एक ये भी बात है कि साफ नियत से इसको करना होगा, उसमें नियत खराब नहीं होनी। देखिए, बिल्कुल आपने नियत का सवाल उठा दिया, तो असली बात नियत की ही है। कॉमन सिविल कोड आप किस लिए लाना चाहते हैं? कॉमन सिविल कोड आप इसलिए लाना चाहते हैं कि जनहित का भला हो। तो क्या जनहित का भला इसी में है कि हम कॉमन सिविल कोड के बारे में पहले सोचें? बहुत सारे ऐसे मसले हैं, बहुत सारे ऐसी बिंदु हैं जिस पे सरकार को पहले कदम उठाना चाहिए, जिन पे अंतर विरोध की स्थिति है या जिसके स्पष्ट नतीजों को आप अभी एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो सकता है। हमारी जो सोसाइटी है, भारत की जो सोसाइटी है, वो आप सिर्फ धर्म के नजरिए से क्यों देख रहे हैं इसे? आप जनजातीय समूहों को क्यों नहीं देखती हैं कि उनके अपने 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 नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं? कॉमन सिविल मामलों में अगर आप कॉमन की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में जो हेटेरोजेनस सोसाइटी है, साउथ की कुछ कम्युनिटीज हैं जिनके यहाँ अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं सिविल मामलों में। तो ये धर्म का मामला ही नहीं है। सिर्फ मुस्लिम समुदाय में अलग ढंग से शादियां होती हों, अलग ढंग से बाकी चीजें होती हैं, पर्सनल लॉ हो उनका, ऐसा नहीं है। आपको पूरे भारत के दृष्टिकोण से चीजों को देखना होगा और ऐसे बिंदुओं को, हाँ ठीक है, इस पे डिस्कशन होते रहना चाहिए, इस पे चर्चा होती रहनी चाहिए, एक बात होती रहनी चाहिए। तब चर्चा से ये फायदा होता है कि हाँ उसके प्लस और माइनस पॉइंट सामने आते हैं। लेकिन हाँ ये कहना कि मेरे अनुसार ये सही है इसलिए ये सभी के लिए सही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। खालिद जी, मैं भी इसी बात से सहमत हूँ। देखिए, बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर है हमारा और ये हमारी अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता चला हूँ कि जनजातीय समूह, गारो हैं, खासी हैं, असमिया जनजातीय समूह हैं, झारखंड के जो जनजातीय समूह हैं, उनका अपने नियम, कायदे, कानून हैं सिविल मामलों में। नहीं, इसमें हम देखिए, सिखों के अपने सिविल मामले हैं, क्रिश्चियंस के अपने सिविल मामले हैं। लेकिन तो आप सिर्फ धर्म के चश्मे से मत देखिए, आप पूरी जो हमारी जो बनावट है, भारत की जो बनावट है, उसको नजरिए से देखिए। उस फैब्रिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कीजिए विशुद्ध राजनीति के लिए। मेरा यही कहना है कि ये हमारी मजबूती है कि हम एक विविधतापूर्ण सोसाइटी में रहते हैं और ये हमारी कमजोरी नहीं, मजबूती है। और मेरे ख्याल से कॉमन सिविल कोड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो विविधतापूर्ण संस्कृति है उसको नष्ट किया जाए जी। कॉमन सिविल कोड से आशय ये है कि जैसे कोई भी चीज, जैसे आप मैरिज ही ले लीजिए, आज के डेट में हिंदू समाज में ही देखिए, कई बार शादियां करते हैं, उसको मानते नहीं है, छोड़ देते हैं यह चीजें। तो हमको लगता है कि यदि इस तरह का एक कुछ सिस्टम बने कि चाहे किसी भी कल्चर की हो, शादियां रजिस्टर्ड हो, वैलिड हो, और उसमें जो अलग होने का प्रोसेस भी हो वो वैलिड तरीके से, कानूनी रूप से हो, तो बहुत सारे घर बिखरने से बच जाएंगे। ये मुझे लगता है कि शादी रजिस्ट्रेशन की बात आप कर रही हैं, तो रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन की तो बाध्यता है। वही नहीं, जैसे बाध्यता नहीं है, ईच एंड एवरी मैरिज हैज टू बी रजिस्टर्ड। नहीं, बाध्यता नहीं है ना, अभी तक बाध्यता नहीं है। यदि आप चाहते हैं, जैसे कोर्ट में रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये हम मैरिज कर रहे हैं या जो कुछ भी, वो बाध्यता नहीं है। और जैसे हमको लगता है कि किसी भी चीज को, कोई भी सामाजिक इविल है, चाहे
किसी भी संस्कृति में हो, किसी आदिवासियों के समूह में भी इस सजा विषय देने इस विषय पर बोलने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, ये डिस्कशन बहुत उस पे लंबी है। लंबा नहीं किया हाँ, जाए, तो उस पे हम लंबा नहीं किया कॉमन जाए। सिविल कोड पे हाँ, सुनीता जी, हम मुझे लगता है कि हम लोगों को अलग से बैठना हाँ, चाहिए। बिल्कुल और इस बिल्कुल पे एक सेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 2-3 बिल्कुल सेशन इस पे बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल, हाँ क्योंकि बड़ा विषय है। हाँ हाँ, सवाल जो आपका है कि क्या ये सरकार कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी? हाँ मुझे बिल्कुल इसमें संदेह ही नहीं, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ऐसे मुद्दों को नहीं उठाएगी जब तक कि वो उसको सहयोगियों की दरकार हो। अगर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन आगे ऐसा हो जाता है कि जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, हम लोग पत्रकार हैं और अच्छी खासी अनुभव रखते हैं, तो हम ऐसी छोटी बातें, टुच्ची बातें नहीं करते हैं। लेकिन ये संभव है कि आगे जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है अमित शाह की और बाकी लोगों की, तो उसमें यह है कि जो संख्या बल है वो अगर अपना जुगाड़ कर लिया इन्होंने किसी तरह से, और उसके बाद सहयोगियों की सहायता, पूरी सहायता ना भी मिल रही हो, तब उस समय ये सोच सकते हैं। लेकिन अभी की परिस्थिति में इन मुद्दों को छूने का मुझे लगता है कि कोई सवाल ही नहीं है। खालिद जी, अब हम एक चर्चा करते हैं कि जो नई सरकार है उससे क्या उम्मीदें हैं। और मेरा जो बातचीत हुई है कुछ लोगों से, पब्लिक ओपिनियन जो हमने लिया है, आगे हम उसको दिखाएंगे भी अपने चैनल के माध्यम से, उससे 4-5 चीजें तो बहुत क्लियर निकल के सामने आई। जैसे पहला तो बेरोजगारी का ही मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका हल सरकार को निकालने की चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा बेरोजगारी की हुई है। बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका हल सरकार को निकालने की जरूरत है। कहीं ना कहीं युवा परेशान है। और दूसरा ये कि उसी बेरोजगारी के ही मुद्दे में जुड़ जाती हैं पेपर लीक की घटनाएं, ऐसी चीजें हो रही हैं, साइबर क्राइम। जो हाँ, साइबर क्राइम एक अलग मुद्दा है, समझे। लेकिन पेपर लीक की घटनाएं ये उसी बेरोजगारी के मुद्दे में जुड़ती है। सीरीज ऑफ पेपर लीक्स, ये कैसे पॉसिबल है? और क्या हो रहा है कि बार बार पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक का सरगना जेल में बंद है, फिर भी वो नीट का पेपर लीक कर लिया। तो क्या उसकी मिली भगत है पुलिस वालों से? क्या कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का सहयोग हो रहा है? क्या वो एजेंसियां, कहीं ना कहीं उन एजेंसियों में ऐसे लोग हैं जो पेपर लीक्स कांड के जो माहिर है, जो शातिर है, उनके साथ उनकी साठगांठ है? और यदि साठगांठ है तो एजेंसी तो आप ही की है, आप क्यों नहीं देख रहे हैं? कैसे हो रहा है ये? और युवा फ्रस्ट्रेटेड है, मर के एग्जाम देने आ रहे हैं, सारी तैयारियां हो रही है, एग्जाम देंगे, पता चल रहा है पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया, फिर 1 साल के लिए वो इंतजार करें। तो बहुत बड़ा गार्जियन परेशान है। अभी देखिए नीट का हुआ, एनटीए का गठन हुआ था ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसको और अच्छा से निर्वाह करने के लिए कि भाई सारी चीजें एक ऑर्डर में आ जाए और बेहतर तरीके से परीक्षा हो, वो भी संदेह के घेरे में है। किस किस तरह की चीजें आ रही हैं उसके बारे में। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी के साथ ही जॉब से रिलेटेड जो धांधलियां हो रही हैं वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, युवाओं के आक्रोश का बहुत बड़ा कारण है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। मैं पहले शुरुआत में ही बोल चुका हूं कि आज सहमति की बहुत सारी गुंजाइशें हैं, क्योंकि अपेक्षाओं की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार को इसको एड्रेस करना है और सरकार करेगी, हम ये बिल्कुल श्योर हैं, क्योंकि एक दिशा इस चुनाव में मिली है। एजेंडों की बात हम लोग नॉर्मली देखते थे कि पिछले चुनावों में जो प्रचार का रंग रूप रहा उसमें अनाप शनाप बातें बहुत हुई, मुद्दों की बात नहीं हुई। इसमें थैंक्स टू द अपोजिशन, आपको भी थैंक्स देना होगा अपोजिशन को, कि उसने इस मुद्दे को, बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया। हर मीटिंग्स में, हर सभा में, हर रैली में हमने देखा कि उनके जितने भी छोटे से बड़े नेता हों, उनको लग रहा था कि ये मुद्दा जो है लोगों से जुड़ा हुआ है। तो सरकार को भी इसका एहसास है, मोदी गवर्नमेंट को भी इसका एहसास है कि बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ना कहीं इस चुनाव में हावी रहा है, तो सरकार इसको जरूर एड्रेस करेगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो वित्त मंत्रालय है, जहां पे आर्थिक फैसले लिए जाते हैं, और सुरक्षा मामलों के जो मंत्रालय हैं, सीसीएस जो है, उससे जुड़े जितने भी मंत्रालय हैं वो सरकार ने अपने पास रखे हैं। खासकर जो वित्त मंत्रालय की चर्चा इसीलिए करते हैं क्योंकि जॉब जनरेशन, जॉब क्रिएशन जो है वित्त से जुड़ा हुआ ज्यादा मसला है। तो निर्मला सीतारमण को कंटिन्यू करने की वजह यही है कि जो पिछले जो सुधार के जो कार्य थे
और जॉब जनरेशन पे जिस तरह से काम हो रहा था आखिरी दिनों में, हम लोग देख रहे हैं कि कुछ सरकारी जो रिक्तियां हैं उसकी घोषणा हो रही थी, तो उसकी रफ्तार बढ़ेगी इस बार। और जैसा कि आप अपोजिशन का जो आप घोषणा पत्र भी देख रहे थे कि वो सरकारी नौकरियों की घोषणा कर रहे थे कि हम 15 अगस्त तक, अगर हम सरकार में आए तो 15 अगस्त तक हम इतनी जो रिक्तियां हैं वो देंगे। इससे लोग प्रभावित हो रहे थे, नौजवान प्रभावित हो रहे थे। अग्निवीरों की बात हो रही थी कि हम सेना में ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो सिस्टम है इसको नहीं रखेंगे। इस पे भी चर्चा चल रही है, देखते हैं इस पे क्या होता है, क्योंकि जेडीयू सहयोगी जो है उसने इस सवाल को उठाया है। तो वहां पे भी जो पुरानी परिपाटी है सेना में बहाली की, उसको लागू करने की बात हो रही है। नए जॉब क्रिएशन की बात हो रही है। केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में जो रिक्त पड़े पद हैं उनको भरने की बात होनी चाहिए, और ये मुझे लगता है कि होगी, ये जरूरी है। और जैसा कि आपने बोला पेपर लीक, तो अगर जॉब की बात करते हैं तो जॉब से जुड़े जो एग्जामिनेशन है वो पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ होने चाहिए। अगर नीट जैसा एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमुख पार्ट बन गया है, क्योंकि अगर नीट अच्छे से नहीं होता है तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कैसे डॉक्टर्स फ्यूचर के आएंगे अगर गलत ढंग से चुनकर लोग आते हैं तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। इसको एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है। ये सिर्फ जॉब का सवाल नहीं है बल्कि पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। और यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है, एनटीए की जो आपने बात की, तो एनटीए का गठन ही इसलिए किया गया कि जो अलग अलग जो एग्जाम्स होते थे उसमें जिस तरह से धांधलियां होती थी उसको रोका जाए। सेंट्रलाइज्ड एग्जाम हो, एनटीए एजेंसी के थ्रू हो, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जो टैलेंट है उनको ये एहसास हो कि हाँ हमारे साथ न्याय हो रहा है, ईमानदारी से सब चीजें हो रही हैं और लोग सब सेटिस्फाइड हो। तो ये चीजें एड्रेस होंगी। जी खालिद जी, और हमको लगता है कि सरकार को भी ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने शुरू भी कर दिया है, बहाली की बात हो रही है, पेपर लीक्स कांड के लिए जांच गठित हो गई है, कमेटी गठित हुई है, तो वो सब चल रहा है। लेकिन चूंकि समय कम है, दो मुद्दों को हल्के से हम लोग टच करते हुए चलते हैं। हमको लगता है कि अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, और हमको लगता है कि पुलिसिंग को बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है। पुलिस आज भी जनता की बात नहीं सुनती है, आम जनता की बात नहीं सुनती है, गरीब लोगों की बात नहीं सुनती है। उसका ज्यादा टाइम अपराधियों के और नेताओं के संरक्षण में बीतता है। पब्लिक आज भी उनके लिए वैल्यू नहीं करती है। और उसी में से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ा मुद्दा है साइबर फ्रॉड का। रोज लाखों लाख रुपए लोगों के खाते से उड़ाए जा रहे हैं। लोगों ने भरोसा किया था मोदी जी के डिजिटल इंडिया के सपने पर, और उनकी बात मानकर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए और उन्होंने उसके साथ लेन देन शुरू किया। आज एक रिक्शा वाला भी, एक सब्जी वाला भी उसका यूज करता है, इस्तेमाल करता है, बहुत भरोसे के साथ आया था। लेकिन सालों से ये प्रक्रिया चल रही है, रोज साइबर फ्रॉड करके लाखों लाख की नकदी उड़ाई जा रही है। सरकार कहाँ सो रही है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई ये नहीं हो रहा है। कहने के लिए साइबर थाने का गठन हुआ है, लेकिन वो भी फ्लॉप साबित हो रहा है। मैं आपको स्पेशल थैंक्स दूंगा, ये वाकई आपने जो है लोगों का सवाल उठाया है। ये जो साइबर अपराध है, यूपीआई पेमेंट, हमने डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन जो सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिए, जो विंडो होना चाहिए, जो नेट होना चाहिए, वो उतना मजबूत नहीं है कि हम अपराधियों को रोक सकें। जनहित के जो सवाल हैं उस पे सेंध लगाने से, लोगों को नुकसान पहुंचाने से हम उन्हें रोक सकें। लेकिन हाँ, इसका सिल्वर लाइन ये है कि आपने जो चर्चा की पुलिसिंग की, तो पुलिस सुधार कानूनों से होते हैं। तो 3 नए कानून जो हैं, अपराध नियंत्रण के कानून जो पिछली सरकार ने बनाए थे, वो जुलाई से लागू हो रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है। तो आप उम्मीद कीजिए कि एक बड़ा सुधार होगा। तो सरकार ने, हम इन्हीं फैसलों, ऐसे फैसले चाहते हैं, ऐसे फैसले नहीं चाहते हैं जो विशुद्ध राजनीति से प्रेरित हों, ऐसे फैसले जो सीधे सीधे लोगों को फायदा पहुंचाते हों। तो 3 जो नए कानून लागू होने जा रहे हैं वो पिछली सरकार की उपलब्धि है, जो यहाँ पे अब इस पीरियड में लागू हो रही है। हम इसका परिणाम देखेंगे कैसे, लेकिन फिर अगेन वही बात है कि इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा। कानून तो बन गए, हमारे यहाँ बहुत सारे कानून बनते, दहेज नियंत्रण का कानून बना, सती जो घरेलू हिंसा जो होती है उसके खिलाफ कानून बना, बहुत सारे कानून बने हमारे यहाँ, लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन क्या उस ईमानदारी से हो पाता है जमीनी लेवल पे? खालिद जी, ये सवाल अपनी जगह पे रहेगा। तो
एक जो मोरालिटी का सवाल है, जो लोग भी जिम्मेदार लोग हैं वो मोरालिटी से काम करें। सरकार तो निर्णय लेती है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, नीचे के जो लोग हैं, उनको भी सरकार के जो इन फैसलों को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना चाहिए। तो मैं इसके लिए फिर से आपको स्पेशल थैंक्स दे रहा हूं कि आपने पेपर लीक का सवाल उठाया, आपने साइबर अपराध का सवाल उठाया। जो लोग परेशान होते हैं, खासकर मध्यम वर्ग, हम जैसे लोग भी प्रताड़ित हैं। मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर करूं, हालांकि वक्त आपके पास कम है। हमने भी पेटीएम के थ्रू बहुत डरते डरते पेमेंट करना मैंने शुरू किया। शुरू में मुझे जरूर भय लगता था, लेकिन मैंने शुरू किया। उसके बाद उसका अनुभव ऐसा रहा कि मैंने 3 महीने तक कोई यूपीआई पेमेंट नहीं किया किसी गेटवे के माध्यम से। जी खालिद जी, मेरा भी क्योंकि हमारा एक पर्सनल जो ट्रांजैक्शन है वो फंस गया, और हमने अपने बैंक के अथॉरिटी से ऊपर के लेवल तक बात की। हम लोगों की बात तो कुछ सुनी जाती है, थोड़ी बहुत जगह बनती है, लोग सुन लेते हैं पत्रकार के नाते, तो हमारे इसमें एक्शन भी हुआ, लेकिन आज तक वो पैसा हमारा हम तक नहीं पहुंचा। अब आप जरा सोचिए कि अगर हम प्रताड़ित हैं, आप भी हो सकता है प्रताड़ित हो किसी न किसी मामले में। साइबर फ्रॉड के जरिए मेरा 1,40,000 रुपया निकाला गया, और सब कुछ पता होने के बावजूद बैंक का पता चल गया, किस खाते में राशि गई है ये भी पता चल गया। सब कुछ होने के बावजूद पुलिस निष्क्रिय पड़ी रही और हम लोग थक हार के चुप बैठ गए। तब अंदाजा लगाइए, हम दो लोग बैठे हुए हैं और दोनों प्रताड़ित हैं, तो आम लोगों की चिंता करना क्या जरूरी है या नहीं है? हमारे यहाँ जो डिजिटल लिटरेसी है वो कितनी % है? ये लिटरेसी जिसकी बात करते हैं हम लोग पढ़ने लिखने की बात, वो लिटरेट तो है ही नहीं। लिटरेट तो है ही नहीं, तो डिजिटल लिटरेसी तो और भी नहीं है। नहीं, जो तो उनके बारे में सोचिए। वो भी फंस जा रहे हैं, वो भी फंस जा रहे हैं। मैं वही कह रहा था। मेरा एक दो बातों को कह के मैं कंक्लूड करूंगी। पहला नंबर ये कि जो आपने कानून का पालन की बात की कि कानून तो बन जाते हैं, उनका पालन नहीं होता है। मेरा ये कहना है कि नीति निर्माण में झोल नहीं होना चाहिए। नीतियां इतनी कसी हुई होनी चाहिए कि कानून को कोई पालन करना बाध्यता हो जाए। कहीं ना कहीं नीति निर्माण में झोल रहता है, तभी अपराधी या उसको संरक्षण देने वाले उसका फायदा उठा के बाहर आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है, नीतियां बहुत ही कसी हुई होनी चाहिए, तभी कानूनों पर अमल सही ढंग से होगा। दूसरा ये कि साइबर फ्रॉड के मामले में मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं देश के साथ आर्थिक द्रोह के रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके देश को आर्थिक चोट पहुंचा रहा है। आपके पूरे सपने को, जो आर्थिक आधार पर आगे बढ़ाने के सपने को, जो डिजिटल इंडिया के सपने को ये चोट कर रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत ही कड़ा कानून और इसके लिए बहुत कड़ी नीति बनाई जानी चाहिए, तब जाके कंट्रोल होगा। जो वर्तमान में जो कानून है, वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है ढुलमुल तरीके से, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो चर्चा को हम लोग यही विराम देते हैं खालिद जी, क्योंकि समय कम है और बहुत ज्यादा लंबा खींचना ठीक नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। आशाएं तो बहुत हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं नई सरकार से, और हम लोग चाहेंगे, और हमारी चर्चा तो लगातार चल ही रही है। हम तमाम बिंदुओं को उठा रहे हैं, और जो हमारे सुनने वाले हैं हमें हमारी चर्चा को पसंद कर रहे हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि हम लोग किसी विषय को छोड़ेंगे नहीं। तो उनको इत्मीनान दिला दिया जाए, उनको ये विश्वास दिला दिया जाए कि आपके तमाम मुद्दे जो हैं हम लोग इसी तरह उठाते रहेंगे। चर्चा में वो तमाम बिंदु होंगे जो करंट होंगे और आपसे जुड़े हुए होंगे। जी हाँ, जी हाँ। हम लोग चर्चा को फिलहाल यही विराम देते हैं। हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नमस्कार।